बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मशीन डिज़ाइन। इसका हम चैप्टर नंबर 2 आज डिस्कस करेंगे और जो हमारा टॉपिक हमारा होगा प्रेशर वेसल, यानी कि प्रेशर वेसल क्या होते हैं, किस मकसद के लिए इनको हम इस्तेमाल करते हैं, क्लासिफिकेशन इसकी कितनी है, तो इनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नॉलेज होना चाहिए कि प्रेशर वेसल किसे कहते हैं। प्रेशर वेसल किसी भी ऐसे बंद बर्तन को कहा जा सकता है जिसके अंदर प्रेशर के ज़रिए कोई लिक्विड या फ्लूइड जो है उसको हम भर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं, या उस फ्लूइड या लिक्विड की तरसील के लिए हम जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसको एक मकाम से दूसरे मकाम तक मुंतकिल करने के लिए उसको भी हम प्रेशर वेसल का नाम दे सकते हैं। तो यानी कि कोई भी ऐसा बंद बर्तन या कोई ऐसा सिलेंडर या ऐसा टैंक जिसके अंदर प्रेशर के ज़रिए किसी लिक्विड को या किसी फ्लूइड को स्टोर किया जा सके उसको हम प्रेशर वेसल कहते हैं। तो प्रेशर वेसल जो है इसकी दो टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेशर वेसल, यानी इसकी अगर हम दर्जाबंदी करें तो ये दो टाइप्स हैं, अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। तो इसके ऊपर अब हम डिस्कस करते हैं कि डायमेंशन के लिहाज से प्रेशर वेसल की दो टाइप्स कौन सी हैं। तो डायमेंशन के लिहाज से टाइप्स ऑफ अकॉर्डिंग टू डायमेंशन प्रेशर वेसल जो है थिन प्रेशर वेसल और थिक प्रेशर वेसल। मीन्स के थिन कौन से होते हैं हमारे पास प्रेशर वेसल, और थिक प्रेशर वेसल जो है वो कौन से होते हैं। तो ये दो होते हैं, तो इनको आज हम अभी डिस्कस करते हैं कि हमारे पास अगर प्रेशर वेसल है तो हम कैसे उसको जांच सकते हैं, उसका मुतालिया कर सकते हैं कि ये प्रेशर वेसल जो है ये थिन है या ये थिक है, यानी कि ये पतला है या ये सिलेंडर या शेल या टैंक जो भी चीज़ हमारे सामने है ये मोटा है। इसका आइडिया हमें किस तरह से होगा, तो उसके लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं। हमें चार चीज़ों का उस शेल के बारे में, उस सिलेंडर के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है कि उसका डाया कितना है। वो अगर हमारे पास एक शेल है या एक सिलेंडर है जो हमारे सामने है, हम उसका डाया इजीली मालूम कर सकते हैं। उसकी थिकनेस क्या है, तो गेज के ज़रिए वो जिस भी चादर से या जिस शीट से वो शेल जो है वो डिज़ाइन किया गया है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है, तो गेज की मदद से उसकी जो शीट है उसकी थिकनेस भी हम इजीली मालूम कर सकते हैं। तीसरी चीज़ फार्मूलाज के ज़रिए उसकी स्ट्रेस जो है वो कितनी है वो भी हम मालूम कर सकते हैं। उसका प्रेशर जो है वो भी हम गेज की मदद से मालूम कर सकते हैं। तो वो चार चीज़ें हम इजीली, अगर हमारे पास एक शेल है तो उसकी वो चार चीज़ें इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। तो वो जब चार चीज़ें हमारे पास हमें मालूम होंगी तो उसकी मदद से जो है प्रेशर वेसल का मालूम करना हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा कि जो शेल या सिलेंडर या प्रेशर वेसल जो इस्तेमाल हुआ है कि ये थिन प्रेशर वेसल है या ये थिक प्रेशर वेसल है। वो कैसे होगा कि हमारे पास एक फार्मूला इस्तेमाल होता है जिसको हम लिखते हैं D/T, यानी कि इस फार्मूले की मदद से हम प्रेशर वेसल को इजीली मालूम कर सकते हैं कि ये थिन है या थिक है। वो कैसे, डी हमें मालूम है कि इसका शेल का, फॉर एग्जांपल एक शेल है या एक सिलेंडर है, कि इसका डाया मालूम हम इजीली कर सकते हैं कि इसका डाया कितना है। तो डी हमारे पास आ गया। इसकी थिकनेस, ये जो इसकी थिकनेस है, ये जिस चादर से मतलब कि या शीट से इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है उसको हम गेज की मदद से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये इसकी थिकनेस कितनी है। तो ये दो चीज़ें हमारे पास होंगी। तो हमारे पास डी और टी है, हमने डी के साथ टी को जब डिवाइड किया तो अगर हमारे पास जो उसका आंसर आएगा वो अगर इक्वल टू या मोर देन 10, तो देन प्रेशर वेसल विल बी थिन, यानी कि प्रेशर वेसल जो है वो आपका थिन होगा, पतला प्रेशर वेसल होगा। अगर हमारे पास इसका डाया और इसकी जो थिकनेस है वो मालूम हो गई हमें, हमने जब उनको आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास जो उसका आंसर आया वो 10 आया या 10 से ज़्यादा आया, मोर देन 10 या इक्वल टू 10, देन प्रेशर वेसल विल बी थिन, यानी उस वक्त वो प्रेशर वेसल जो है इसका मतलब है कि पतला प्रेशर वेसल है, उसको हम पतला प्रेशर वेसल या थिन प्रेशर वेसल या थिन शेल बोल सकते हैं। अगर इसी डी के साथ जब हमने टी को जब डिवाइड किया है
तो इसका अगर आंसर डिवाइड करने से, फॉर एग्जांपल ये 9 है, ये 3 है, हमने डिवाइड कर दिया, या कोई भी वैल्यू यहाँ पे हो सकती है, जितना भी उसका डाया हो या जितनी भी उसकी थिकनेस हो, तो अगर वो उसका आंसर जो है वो लेस देन 10 हुआ, यानी कि वो 10 से कम हुआ, तो प्रेशर वेसल विल बी थिक होगा। यानी कि अगर हम डाया और थिकनेस मालूम कर लें, उनको आपस में डिवाइड करें, अगर डिवाइड करने से उसका जो आंसर है वो 10 आए या 10 से ज़्यादा हो, तो प्रेशर वेसल हमारे पास थिन होगा, यानी कि वो प्रेशर वेसल जो है वो पतला सिलेंड्रिकल शेल है, हम उसको थिन प्रेशर वेसल बोलेंगे। अगर जब डाया और थिकनेस हमें मालूम होगी उसकी, एक प्रेशर वेसल की या शेल की, जब हम उनको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 10 से ज़्यादा होगा या इक्वल टू 10 होगा, तो प्रेशर वेसल होगा थिन। अगर वो लेस देन 10 हुआ, यानी कि वो 10 से कम हुआ, उसका आंसर जो आएगा, तो हमें मालूम हो जाएगा कि प्रेशर वेसल जो है ये थिक है, यानी कि ये मोटा सिलेंड्रिकल शेल इसको हम बोल सकते हैं। तो इसी तरह दूसरी चीज़ है हमारे पास, एक तो इसका डाया और इसका थिकनेस हमें मालूम होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास नहीं हैं तो इसकी तीसरी चीज़ है कि हमें इसकी स्ट्रेस और प्रेशर जो है उसका आइडिया होना चाहिए, यानी कि स्ट्रेस और प्रेशर। अगर स्ट्रेस और प्रेशर हमारे पास है, स्ट्रेस भी हम मालूम कर सकते हैं फार्मूले की मदद से, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर भी हम मालूम कर सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। उसका एरिया जो है, अगर ये डाया है तो एरिया का फार्मूला जो हमने इस्तेमाल किया था, यानी कि एरिया का फार्मूला होता है, अगर सर्कल हो तो π/4 d का स्क्वायर। तो डाया हमें मालूम है, पाई की वैल्यू 3.14 हम जानते हैं, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, हम एरिया हमारे पास आ जाएगा। उस एरिया के मदद से फिर हमारे पास जो हमने उसका स्ट्रेस या प्रेशर मालूम करनी है, स्ट्रेस का या प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि अब फोर्स भी हमें मालूम है कि फोर्स की जो है वो कितनी है और एरिया इसका जो है वो कितना है। उनको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्रेशर भी मालूम हम कर सकते हैं इजीली, और स्ट्रेस को भी हम इजीली मालूम जो है वो कर सकते हैं। जब हमारे पास स्ट्रेस या प्रेशर दोनों चीज़ें हमें मालूम होंगी, तो उस वक्त जब हम उनको स्ट्रेस और प्रेशर को आपस में डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने से अगर हमारा जो आंसर आएगा वो इक्वल टू या मोर देन 6 हो, यानी कि इक्वल टू या मोर देन 6, देन प्रेशर वेसल विल बी थिन। यानी कि अब जो ये प्रेशर वेसल है, हमें पता है इस चीज़ का कि ये पतला सिलेंड्रिकल शेल है, ये इसको हम पतला प्रेशर वेसल बोल सकते हैं। तो अगर स्ट्रेस और प्रेशर को डिवाइड करने से हमारा जो है वो जो आंसर आएगा स्ट्रेस और प्रेशर इक्वल टू तो लेस देन होगा अगर 6, तो फिर हमें पता होगा कि हमारा जो ये शेल इस्तेमाल हुआ है तो ये थिक सिलेंडर है। यानी कि अगर उसका आंसर मोर देन या इक्वल टू 6 हो तो प्रेशर वेसल विल बी थिन, यानी कि ये प्रेशर वेसल पतला है। और अगर वो ही आंसर जो है लेस देन 6 हो तो प्रेशर वेसल विल बी थिक। अगर 6 से ज़्यादा हो तो पतला सिलेंड्रिकल शेल है वो, अगर 6 हो तो भी पतला सिलेंड्रिकल शेल है। अगर 6 से कम हो उसका जवाब, तो हमें हो जाएगा कि ये जो शेल इस्तेमाल हुआ है ये जो है ये मोटा सिलेंड्रिकल शेल है। तो इसके ये तरीके हैं, हमारे पास फार्मूलाज हैं कुछ शेल को मालूम करने के कि ये थिक है या थिन है। तो टाइप्स ऑफ अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, इसका हमने अब ये जिक्र किया है कि उसकी डायमेंशन के लिहाज से जो टाइप्स हैं थिन और थिक वो कैसे मालूम की जा सकती हैं, वो तो हमने मालूम कर लिए हैं यहाँ पे कि ये थिक है या थिन है। ये फार्मूलाज इस्तेमाल हुए हैं, इनकी मदद से हमें आइडिया हो गया। दूसरी चीज़ है टाइप्स ऑफ अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, यानी कि उसकी बनावट के लिहाज से जो उसकी अक़साम है, जो उसकी टाइप्स हैं, तो वो कितनी है। वो है ओपन एंड, क्लोज एंड। यानी कि जो शेल या सिलेंडर या प्रेशर वेसल जो हमारे पास इस्तेमाल हुआ है वो 2 टाइप्स का होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन के लिहाज से, उसकी सिरों की बनावट के लिहाज से। यानी कि ओपन एंड भी हो सकता है और क्लोज एंड भी वो हो सकता है। तो ओपन एंड कौन सा होगा और क्लोज एंड कौन सा होगा। यानी कि हमारे पास ओपन एंड हम उसको बोल सकते हैं, हमारे पास जो ऑटोमोबाइल में, प्रेस में, हर जगह पे पिस्टन और सिलेंडर जो इस्तेमाल होते हैं, यानी कि ये हमारे पास एक जो है सिलेंडर है, ये इसके अंदर एक पिस्टन जो है ये इस्तेमाल हुआ है और ये पिस्टन रॉड की मदद से मतलब कि कनेक्ट है, और पिस्टन रॉड आगे जो कनेक्टिंग रॉड फिर वो क्रैंक शाफ्ट के साथ मतलब कि वापस में अटैच हैं।
तो ये वाला जो सिलेंडर है इसके अंदर प्रेशर के ज़रिए जो है लिक्विड उसको इन किया जाता है, जो कि पिस्टन को मूव करता है, लीनियर मोशन देता है राइट लेफ्ट, यानी कि इस सिलेंडर के अंदर भी अब प्रेशर जो है वो मौजूद होता है। तो इस सिलेंडर के अंदर तो प्रेशर मौजूद है, लेकिन अब ये जो सिलेंडर इस्तेमाल हुआ है जिसके अंदर प्रेशर है, ये ओपन एंड है या ये क्लोज एंड है। तो हमें देखने से ही पता लग रहा है कि इसका एक एंड जो है वो मुसलसल जो है वो ओपन है, यानी कि प्रेशर की मदद से जब इसके अंदर जो है ये पिस्टन हरकत कर रहा है तो यहाँ से प्रेशर जो है वो इन आउट हो रहा है इसके अंदर। तो हर वक्त जो है इसका एक एंड जो है वो ओपन है, तो इसको हम ओपन एंड सिलेंडर बोल सकते हैं। यानी कि सिरों की बनावट के लिहाज से है, इसका एक सिरा जो है वो मुसलसल खुला है। तो क्लोज एंड कौन सा होगा? कोई गैस सिलेंडर हो गया या ऑयल टैंकर वगैरह जो जा रहे होते हैं जिसके अंदर मतलब कि प्रेशर हर वक्त मौजूद होता है, लेकिन उसके जो दोनों एंड हैं, दोनों सिरे वो क्लोज ही होते हैं, लेकिन उसके अंदर लिक्विड या फ्लूइड जो है वो प्रेशर के साथ मौजूद होता है, तो उसको हम क्लोज एंड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है प्रेशर वेसल की हमने डेफिनेशन की, उसकी जो है क्लासिफिकेशन को हमने डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। अकॉर्डिंग टू डायमेंशन जो है उसके लिहाज से थिन प्रेशर वेसल और थिक प्रेशर वेसल, इनके फार्मूलों का हमने डिस्कस किया कि ये हम कैसे मालूम कर सकते हैं। डी आवर टी, स्ट्रेस आवर प्रेशर, दो फार्मूले हमने इस्तेमाल किए। थिक प्रेशर वेसल और थिन प्रेशर वेसल हमें उससे आइडिया हो गया। उसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन जो है उसको डिस्कस किया कि ओपन एंड सिलेंडर जो है वो कौन से होते हैं और क्लोज एंड सिलेंडर जो है वो कौन से होते हैं। तो इसके बाद अब हम जिक्र करते हैं कि ये जो सिलेंडर हमारे पास कोई भी इस्तेमाल हुआ है उसके अंदर आखिर कोई ना कोई स्ट्रेसेस जो हैं वो पाई जाती हैं। तो सिलेंडरों में कितनी तरह की जो स्ट्रेसेस हैं वो पाई जाती हैं। तो उसके अंदर दो टाइप की स्ट्रेसेस ज़्यादातर सिलेंडर के अंदर मौजूद होती हैं। एक सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस या जिसको होप स्ट्रेस भी हम बोल सकते हैं, दूसरी है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो ये दो स्ट्रेसेस जो हैं हर वक्त सिलेंडर के अंदर जो है मौजूद होती हैं। तो हम अब जिक्र करेंगे कि सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस कौन सी स्ट्रेस होती है या होप स्ट्रेस। सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस को होप स्ट्रेस भी हम बोल सकते हैं। तो यानी कि सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस कौन सी होती है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कौन सी होती है, इन दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंस क्या होता है। तो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस एक ऐसी स्ट्रेस है जो कि उस सिलेंडर में अंदरूनी दबाव की वजह से उसके मुहित के ममासी तौर पर मतलब कि वो अमल करती है, यानी कि उस सिलेंडर का जो एक्सिस है उसके अमूदन ये जो है फोर्स अप्लाई करती है। सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस या होप स्ट्रेस, तो वो जब फोर्स अप्लाई करती है वो सिलेंडर को जब वो मतलब कि डिवाइड करती है, फाड़ देती है। अगर वो सिलेंडर फटेगा तो जिस रुख में मतलब कि दो हिस्सों में तकसीम होगा वो ये वाला रुख होगा उसका, यानी कि उसके एक्सिस के मतवाजी वो उसका जो है एक्सिस है उसको उसके मतवाजी मतलब कि वो फाड़ देगी सिलेंडर को, क्योंकि वो जो स्ट्रेस अमल कर रही है उसके मुहित के ममासी तौर पे, यानी कि जो उसका एक्सिस है उसके अमूदन अमल कर रही है वो खिंचाव की फोर्सेस। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर है, तो अब इस सिलेंडर का जो एक्सिस है वो क्या है, ये इस सिलेंडर का मतलब कि एक एक्सिस है। तो इसमें इसके मुहित के ममासी या इसके एक्सिस के अमूदन जो स्ट्रेसेस अमल करेंगी उनको हम सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस जो है वो बोल सकते हैं। यानी कि ये इस रुख मतलब के इस पे खिंचाव की जो फोर्सेस हैं वो अमल कर रही हैं। सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस ऐसी स्ट्रेस जिसमें सिलेंडर के अंदर जो दबाव की वजह से स्ट्रेसेस मौजूद होती हैं वो उसके मुहित के ममासी या उसके एक्सिस के अमूदन, एक्सिस इसका ये है तो स्ट्रेसेस इसके एक्सिस के अमूदन, यानी कि इसका एक्सिस ये है ये वाला, तो स्ट्रेस कैसे अमल कर रही है इस पर, ऐसे अमल कर रही है। यानी कि ये एक्सिस है तो ये स्ट्रेस अमल कर रही है, यानी कि ये एक्सिस के अमूदन इसमें स्ट्रेसेस जो है वो अमल करती हैं। अब अगर ये दो हिस्सों में तकसीम होगा ये सिलेंडर, अगर ये स्ट्रेस इसकी जो लिमिट है, इसकी जो कैपेसिटी है उस स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की उससे ज़्यादा हो गई है स्ट्रेसेस, तो ये इसको बिल्कुल इसके जो है एक्सिस के मतवाजी दो हिस्सों में ये तकसीम कर देगी इस सिलेंडर को। यानी कि अब ये सिलेंडर अगर ये फट गया तो ये इस तरह बिल्कुल दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड हो गया, यानी कि इस तरह दो हिस्सों में अब ये सिलेंडर जो है वो तकसीम हो गया। ऐसी स्ट्रेसेस जो उसके एक्सिस के अमूदन अमल करें या उसके मुहित के ममासी तौर पर अमल करें
उन स्ट्रेसेस को हम सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस या हूप स्ट्रेस बोल सकते हैं। तो ये देखिए नज़र आ रहा है, एक सिलेंडर है, दो हिस्सों में ये डिवाइड हो गया है। ये इसका जो है ये डाया नज़र आ रहा है, इनर डाया और आउटर डाया। एक सिलेंडर है, किसी भी शीट के ज़रिए उसको बनाया गया है तो उसके दो डाये होंगे। जैसे एक हॉलो शाफ्ट होती है, उसका आउटर डाया होता है और इनर डाया होता है। सेम इसी तरह सिलेंडर के भी दो डाये इस्तेमाल होते हैं, एक आउटर डाया और एक इनर डाया। तो इनर डाया अंदरूनी होता है, आउटर डाया बैरूनी होता है। अगर हमें उसका इनर डाया मालूम हो और आउटर डाया मालूम करना हो तो उसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं? यानी कि हमारे पास इनर डाया है और जिस शीट से वो कंस्ट्रक्शन हुई है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है शेल की, उस शीट की थिकनेस अगर हमें पता हो, उस थिकनेस को उसमें ऐड कर दें तो वो आउटर डाया बन जाती है। यानी कि इनर डाया प्लस थिकनेस, तो वो उसका बैरूनी डाया। एक हमारे पास ये फॉर एग्जाम्पल कैप है, इनर डाया इसका हमें मालूम है, इसका ये जो है थिकनेस, वॉल थिकनेस, अगर इस थिकनेस को उसमें हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास जो डाया बनेगा ये उसका आउटर डाया कहलाएगा। तो इसी तरह ये तो हमारे पास है सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस या हूप स्ट्रेस। तो इसको मालूम करने का एक फार्मूला इस्तेमाल होता है जिसको हम लिख सकते हैं PD/2T। ये सर्कमफेरेंशियल हूप स्ट्रेस को मालूम करने का एक फार्मूला है। अगर हमने ये स्ट्रेस मालूम करनी हो कि स्ट्रेस है कितनी, एक कैपेसिटी से ज़्यादा तो नहीं है उसकी लिमिट से, तो उसको मालूम करने का फार्मूला, उसका अंदर जो प्रेशर है वो मल्टीप्लाई उसका डाया आवर 2 और उस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है उसकी जो वो थिकनेस है, जिस शीट से उसको हमने मैन्युफैक्चर किया है उस शीट की थिकनेस। तो हमें उसकी स्ट्रेस जो है उसका आइडिया हो जाता है कि इसकी स्ट्रेस कितनी है। तो ये हूप स्ट्रेस या सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस को मालूम करने का फार्मूला है प्रेशर मल्टीप्लाई डाया ओवर 2T। यानी कि P प्रेशर है, D डाया है उसका इनर डाया, आउटर डाया होता तो कैपिटल D होता, ये स्मॉल d है। तो T जो है उसकी वो थिकनेस है। तो इसके ज़रिए हम जो है उसका हूप स्ट्रेस या सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस को मालूम कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास अब एक और स्ट्रेस जो है वो इस्तेमाल हुई है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है ये कौन सी स्ट्रेस होती है? ऐसी स्ट्रेस जो सिलेंडर में उसके अंदरूनी दबाव की वजह से उसके एक्सिस के मतवाजी अमल करे, उस स्ट्रेस को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोल सकते हैं। यानी इसको जो एक्सिस के लंबाई के रो उसके एक्सिस के मतवाजी जो स्ट्रेसेस अमल करती हैं उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये जो है शेल है, तो इस शेल के अंदर जो है ये इसका एक्सिस है। अब एक्सिस के मतवाजी अमल करेंगी, पहले अमूदन थी इस रुख में, यानी कि अब मतवाजी अमल करेंगी तो ये स्ट्रेसेस एक्सिस के इस तरह इसके अमल कर रही हैं स्ट्रेसेस। जब इसमें खिंचाव की या दबाव की जो फोर्सेस हैं वो इसके एक्सिस के, देखो ये इस तरफ और ये इस तरफ अमल कर रही हैं। अब जब ये इसको अगर इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो गई, इसकी जो इंटरनल स्ट्रेसेस हैं, इसकी जो कैपेसिटी है, जो लिमिट है स्ट्रेसेस बर्दाश्त करने की, उससे ज़्यादा हो गई, तो ये जब फटेगा सिलेंडर तो वो इस रुख में फटेगा। यानी कि दो हिस्सों में अगर ये डिवाइड होगा तो इस रुख में ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि एक हिस्सा इसका ये वाला बन जाएगा और दूसरा हिस्सा इसका जो है वो ये बन जाएगा। तो ये इस रुख में, ये देखिए डायग्राम में जो है नज़र भी आ रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में जब वो डिवाइड होगा सिलेंडर दो हिस्सों में, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेसेस थी उसके एक्सिस के मतवाजी अमल कर रही थी, तो वो इस रुख में दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं। दोनों स्ट्रेसेस के अंदर डिफरेंस क्या है? जो हूप स्ट्रेस या सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस है उसमें जो स्ट्रेसेस इंटरनल प्रेशर की वजह से अमल करती हैं वो उसके एक्सिस के अमूदन अमल करती हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल में इसके एक्सिस के मतवाजी अमल करती हैं। तो इसमें अगर हमने मालूम करना हो कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है उसकी कितनी लिमिट है, स्ट्रेस अंदर है कितनी शेल के अंदर, तो उसका भी फार्मूला हमारे पास एक इस्तेमाल होता है। यानी कि PD/4T, ये जो है ये स्ट्रेस का फार्मूला है। जैसे हमने हूप स्ट्रेस का फार्मूला पढ़ा था PD/2T, तो ये था हूप स्ट्रेस का फार्मूला। तो PD/4T ये जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फार्मूला है। P इसके अंदर इसका इंटरनल प्रेशर है, D इसका
डाया है 4 है, और टी जो है वो इसकी थिकनेस जिससे ये मैन्युफैक्चर किया गया है, जिस शीट से ये शेल या प्रेशर वेसल जो है वो डिज़ाइन किया गया है, वो उसकी थिकनेस है। तो जब ये सारा कुछ हमें मालूम होता है, गेज के ज़रिए प्रेशर भी मालूम कर सकते हैं, डाया भी उसका हम जो है वो मेजर कर सकते हैं, थिकनेस भी हमें पता होती है उसकी, गेज के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। तो जिसकी मदद से हमारे लिए उसका स्ट्रेस है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वो मालूम करना ईजी हो जाता है। तो हम सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस को भी इजीली मालूम कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को भी इजीली मालूम कर सकते हैं जब हमें मालूम होता है कि इसकी जो स्ट्रेस कैपेसिटी जो है फॉर एग्जांपल 10 पास्कल है, तो हम इसके अंदर कभी भी 10 पास्कल स्ट्रेस जो है वो कंप्लीट नहीं होने देंगे, बल्कि इसके अंदर इतना प्रेशर जो है हम वो स्टोर करेंगे कि वो 7 या 6 या 7.5 जो है पास्कल हो, क्योंकि बाज़-औक़ात जो है वो स्ट्रेसेस बढ़ भी जाती हैं ताकि इसका जो किसी हादसे से बचा जा सके, बड़े हादसे से, इसलिए उसकी कैपेसिटी से कम इसके अंदर जो है वो स्ट्रेसेस होती हैं। तो ये हमारे पास 2 स्ट्रेसेस थी, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जिनके 2 फार्मूले थे स्ट्रेसेस मालूम करने के। तो आज का हमारा जो स्टूडेंट टॉपिक था वो था प्रेशर वेसल। तो हमने मतलब इस बात पर डिस्कस किया कि प्रेशर वेसल क्या होता है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है प्रेशर वेसल, और ये इसकी क्लासिफिकेशन कितनी है अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, डायमेंशन के लिहाज से थिन प्रेशर वेसल और थिक प्रेशर वेसल। थिन प्रेशर वेसल हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि ये थिन प्रेशर वेसल है या ये थिक प्रेशर वेसल है, उसके लिए हमने 2 फार्मूले पढ़े हैं, D/T, दूसरा फार्मूला स्ट्रेस अवर प्रेशर। दूसरी चीज़ थी हमारे पास अकॉर्डिंग टू एंड कंस्ट्रक्शन, उसके सिरों की बनावट के लिहाज से, वो 2 थी, ओपन एंड और क्लोज एंड, उसको भी आज हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमारे पास जो सिलेंडर के अंदर पाई जाने वाली स्ट्रेसेस हैं, जो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस या हूप स्ट्रेस और एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो हमने आज उसको भी डिस्कस किया कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होती है और जो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस है वो क्या होती है, और इनको मालूम कैसे किया जा सकता है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था तकरीबन प्रेशर वेसल, इसका कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह।